नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। जनगण मन 24x7 में आपका स्वागत है। और नमस्कार, मैं हूं नीलू व्यास और प्रणाम इंडिया पर आपका स्वागत है। ये दोनों चैनल्स जनगण मन और प्रणाम इंडिया का साझा वेंचर, साझा बातचीत नीलू व्यास और प्रेम कुमार के साथ आप देख रहे हैं और अब आगे नियमित रूप से देखा करेंगे। आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि लाडली तो लाडली होती है। घर की लाडली, परिवार की लाडली, गांव की लाडली, समाज की लाडली, देश की लाडली, खेल में लाडली और पढ़ाई में लाडली, हर क्षेत्र में लाडली। और चूंकि लाडली के साथ में हमारा समाज दोयम दर्जे का व्यवहार भी करता रहा है। इस वजह से हमें लाडली पर खास ध्यान देना होता है। भागीदारी में आधी आबादी कहीं ना कहीं पीछे है। अब समझिए, हम बहुत महान राष्ट्र रहे लेकिन आधी आबादी का कहीं उपयोग ही ना करें तो महान कैसे हो सकते हैं। अगर हमारी महानता का जो स्टेटस है वो स्टेटस छीना है, हमसे दूर हुआ है, तो इसके कारण हम ही हैं और हमने आधी आबादी को हिस्सेदारी दी नहीं है। तो आज यही विषय है। नीलू जी, आपके पास एक खास तौर से चर्चा में एक खबर टॉस करता हूं। महाराष्ट्र में बीजेपी के एक सांसद हैं, अब उनका नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं, राज्यसभा से सांसद है। वो कहते हैं कि जो महिला लाडली योजना का लाभ लेती हैं महाराष्ट्र में, वो योजना का लाभ लेने वाली महिला अगर कांग्रेस की सभा में दिख जाए तो उसकी फोटो खींच लेना, मेरे पास भेज देना और मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। यानी यहां सबक सिखाने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह की बात को कितना गंभीर मानते हैं राजनीति में, जहां बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, जहां लाडली बहन योजना चल रही है, कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ कंपटीशन है, दूसरी तरफ सल्टा देंगे, देख लेंगे और सबक सिखा देंगे। क्या है ये? आपने प्रेम जी बिल्कुल कहा, सही कहा कि ये जो भाषा है, जो ये बहुत ही आपत्तिजनक भाषा है। और आपने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं इस व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगी। वो है बीजेपी के राज्यसभा सांसद धनंजय महाडिक। और कोल्हापुर में उन्होंने ये कहा कि भाई, अगर कोई भी लाडली कांग्रेस की रैलीज में नजर आ जाए और तो फिर उसकी खैर नहीं। 2 लाइनों में उन्होंने ये बात कही है। तो धनंजय महाडिक को ये लग गया कि लाडली बहन स्कीम के तहत अगर उन्होंने पैसा दे दिया है तो उन्होंने औरतों को खरीद लिया है। ये जो मानसिकता है, ये केवल धनंजय महाडिक की मानसिकता नहीं है प्रेम जी। मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि पूरी बीजेपी की ऐसा लगता है ये मानसिकता है। और इसलिए है क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हमने लाडली बहन योजना के तहत औरतों को पैसे दिए हैं तो औरतें हमारी गुलाम हो गई हैं। ये वही मानसिकता है जो आज धनंजय महाडिक ने दिखाई है। और उनको ये लग गया कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि हमने तो लाडली बहन के पैसे दिए हैं महिलाओं को और वो कांग्रेस की रैलीज में ना चली जाए। और जाहिर सी बात है कि जो महालक्ष्मी योजना के तहत जो आज साझा मैनिफेस्टो कांग्रेस का लॉन्च हुआ है, उसमें तो महिलाओं को 3,000 रुपए दिया जा रहा है। अब बीजेपी से डबल अमाउंट है, तो महिलाएं भी सोचेंगी, महिलाएं अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगी कि भाई कौन सी पार्टी में जाए जहां पे हमारे जेब में ज्यादा पैसे आएंगे। तो ये धनंजय महाडिक की इनसिक्योरिटी थी जो आज बोल पड़ी। और उन्होंने धमकाने की, डराने वाली जो भाषा का इस्तेमाल किया कि अगर कोई लाडली कांग्रेस के रैलीज में दिख गई तो फिर हम उसको देख लेंगे, हम उसको निपटा देंगे, हम उसको समझ लेंगे। ये जो भाषा गुंडों वाली भाषा है। और मैं कल संजय राउत ने क्या कहा था, आपको याद होगा, संजय राउत ने कल जब वो एक है तो सेफ है वाला जो बयान था, उसके एवज में जब संजय राउत यही कह रहे थे ना कि इस बार तो महाराष्ट्र में गुंडों के दम पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। 60 से 70 ऐसी सीटें हैं जहां पर गुंडों की मदद से चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ये चुनाव अगर छोड़ दीजिए तो यहाँ तो गुंडों वाली भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर गुंडों का इस्तेमाल तो फिर जाहिर सी बात है कि वो करेंगे ही। तो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो बीजेपी की मानसिकता जो महिलाओं के प्रति है, जो कि ये कहती है कि भाई महिला का काम यही है कि आप रसोई में
खाना बनाइए, आप अपने बच्चों को बड़ा करिए। ये वही मानसिकता है और ये वही मानसिकता है जो कि आरएसएस में नजर आती है, पूरी बीजेपी में नजर आती है कि भाई महिलाओं को हम अपना गुलाम बना ले। 1500 रुपए हमने लाडली बहन के योजना के तहत दे दिया तो हमने सारी महिलाओं को खरीद लिया। अब कहीं ऐसा ना हो, खबरदार, ये जो लैंग्वेज है कि खबरदार आप कांग्रेस की रैलीज में गई। अरे भाई, आप एक तरफ आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, दूसरी तरफ आप धमकाते हैं कि भाई खबरदार। तो ये जो एक बाइनरी नजर आती है, कॉन्ट्रडिक्शन जिसको हम कहते हैं, वो बीजेपी में नजर आता है। और वो उसका कारण प्रेम जी मुझे लगता है वो यही है कि बीजेपी के नेताओं को ये आइडिया ही नहीं है कि महिलाओं से बर्ताव कैसे किया जाए, महिलाओं से सभ्य भाषा में कैसे बात की जाए। मैं जब एक प्रश्न भी उठता है, हम थोड़ा आपसे पूछते चलते हैं, वो ये कि चुनाव आयोग के पास मैटर चला गया है, चुनाव आयोग को तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन क्या सब कुछ चुनाव आयोग ही करेगा? बीजेपी का थिंक टैंक, बीजेपी के वो महापुरुष लोग जो कि विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की होने का दावा करते हैं, उस पार्टी का सांसद अगर ऐसी भाषा बोल रहा है, भाई कानूनन तो आप किसी से उनकी मर्जी के बगैर फोटो भी नहीं खींच सकते, तो आप फोटो लाने बोल रहे खींच के, यानी एक कानूनन गलती तो यहां करने बोल रहे हैं और दूसरा सबक सिखाने की भी बात कर रहे हैं। तो इस भाषा को इससे पहले कि चुनाव आयोग गलत ठहराए, स्वयं बीजेपी को आकर के भी गलत ठहराना चाहिए कि हमने ये हमारे सांसद ने गलत बोला है, और उस सांसद को हम लोग तो बोलेंगे नहीं कि माफी मांगनी चाहिए, जिनके दिमाग में यही भरा वो माफी मांग भी लेंगे तो क्या है, कल फिर कोई दूसरी भाषा में बात करेंगे। इनको तो सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और सजा के पूरे हकदार हैं। आज हम और आप अगर इस इशू पर बात कर रहे हैं तो ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि चुनाव आयोग इस पर कितना कड़ा संज्ञान लेगा या धनंजय महादिक को के खिलाफ वो कोई एक्शन लेंगे, वो तो भूल जाइए। लेकिन जो बात आप कह रहे थे कि बीजेपी के थिंक टैंक, बीजेपी के महापुरुष क्या कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी के महापुरुष तो आज इस बात को सुनकर बड़े गदगद हो गए होंगे। आरएसएस के शीर्ष नेता बहुत गदगद हो गए होंगे, चाहे मोहन भागवत हो, चाहे दत्तात्रेय भुजबल हो, आज तो बहुत खुश हुए होंगे। भाई यही तो हमारी विचारधारा की मानसिकता है। और आज देखिए किस तरीके से बीजेपी के राज्यसभा सांसद धनंजय महादिक इस चीज को बिल्कुल जिंदा कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल भी चुनाव में हो रहा है। तो पूरी बीजेपी और आरएसएस तो इस चीज को सुनकर आज बहुत गदगद होगी कि भाई इसी चीज का तो हम प्रचार और प्रसार चाह रहे हैं। लेकिन आज महिलाओं को सोचने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि बीजेपी तो नहीं सोचेगी, ना बीजेपी में किसी तरीके का इंट्रोस्पेक्शन होगा, वो तो भूल जाइए। और जो मैं बात कह रही हूँ वो बिल्कुल 100% है कि बीजेपी और आरएसएस इस चीज को देख के बहुत खुश हो रहे होंगे, और अगर खुश नहीं होते तो तुरंत कुछ ना कुछ एक एडमॉनिशमेंट या कुछ आ जाता कि भाई आपने कैसे बोल दिया, कुछ सॉरी बोलते धनंजय महादिक। लेकिन कोई सॉरी नहीं, कोई रिग्रेट की फीलिंग नहीं है, क्योंकि पार्टी इसी तरीके की विचारधारा और इसी तरीके की मानसिकता को बढ़ावा देती है। लेकिन जो बात मैं कह रही थी कि यहाँ पे महिलाओं को समझने की जरूरत है कि आप अपनी गरिमा 1500 रुपए में या 3000 रुपए में खरीद नहीं सकते हैं। आप जो महिलाएं हैं उनको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट समझना होगा। ये महिलाओं की चॉइस है कि भाई हम बीजेपी से हम 1500 रुपए ले लेंगे, ये हमारी मर्जी है कि हम कांग्रेस की रैली में जाएं या नहीं जाएं, हम अपनी बुद्धि और अपने विवेक का इस्तेमाल। जी हाँ। लेकिन एक बात हम ये कहते हैं, यहाँ जोड़ना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, थोड़ा भ्रम भी ना रहे, कि कोई भी पार्टी अपनी तरफ से पैसा नहीं देती महिलाओं को, या वो जो देती है वो एक डिफरेंट चीज है। महिलाओं को जो पैसे दिए जाते हैं वो लोक कल्याणकारी योजनाओं से दिए जाते हैं। लाडली बहना योजना अगर आता है या मैया योजना आता है या चल रहा है, तो ये पैसा सरकार के खजाने से जाता है, और सरकार का खजाना बनता है जनता के से वसूले गए टैक्स से, चाहे वो टैक्स जीएसटी हो, चाहे वो टैक्स इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, कोई भी टैक्स हो। तो वो सरकार का पैसा कोई ये कैसे बोल सकता है कि हम दे रहे हैं, मेरी पार्टी दे रही है, मैं दे, आप जो आपकी पार्टी की सरकार देगी, आपकी पार्टी नहीं देगी। और सरकार आपकी पार्टी की हमेशा के लिए नहीं रहेगी, कोई भी हो, कोई भी पार्टी 5 साल के लिए, जनता जितने समय तक के लिए आपको चुनेगी, तो 5 साल के लिए आप सरकार की मुख्तारी कर रहे हैं। तो सरकार के मुख्तार हैं, आपको मुख्तार बनाया है जनता ने, तो जनता पर आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जनता का पैसा
उसको एक तरह से रैशनलाइज करने की कोशिश के अमीर लोगों से या टैक्सेबल लोगों से लेकर के गरीब लोगों के बीच रैशनलाइज करें, या पुरुष और स्त्री की बात करें तो स्त्रियों में थोड़ा सा दे के रैशनलाइज करें, यही कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताएं कि वो हम एहसान कर रहे हैं, हम दिए तो मेरे गुलाम बन जाओ, मेरी पार्टी ने कहा तो मेरी पार्टी के गुलाम बन जाओ। तो महिलाएं क्या गुलाम बनने के लिए ही हैं? महिलाएं क्या घर में रहे तो पुरुष के गुलाम, घर से बाहर भी रहे तो समाज में मर्दों के गुलाम, घर से पॉलिटिक्स में जाए तो पॉलिटिकल लीडर्स के गुलाम? तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता पर बहुत कुठाराघात करने की जरूरत है। और इस पे जो भी इंटेलेक्चुअल्स चाहे किसी भी पार्टी के हो, उनको आकर के यहाँ बोलना पड़ेगा, और ये भी बोलना पड़ेगा कि ये मेरी भी पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी में तो गलत है ही, हमारी पार्टी में भी अगर कोई बोलता है तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी प्रेम जी, आई एम ग्लैड कि आपने इस सब्जेक्ट को आज उठाया, क्योंकि महिलाओं से जुड़े मुद्दे आप सोशल मीडिया पर भी देख लीजिए कि ये कहा जाता है अरे बहुत ही ऐसे मुद्दे चलते नहीं है, बहुत ज्यादा महिलाओं के बारे में आप बात करेंगे तो कोई देखेगा नहीं, आप राजनीति पे बात करिए। आपने अक्सर सुना होगा, और ये ऑल्टरनेट मीडिया पर भी है, सोशल मीडिया अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स ये बातें होती हैं। लेकिन आई एम ग्लैड कि आपने ये टॉपिक उठाया, क्योंकि आज जो बीजेपी बार बार एहसान वाली बात जो आप कह रहे थे, बीजेपी एहसान जताती है, तो एहसान वाली ही राजनीति तो बीजेपी ने पिछले 10 साल से की है। भाई हमने आपको वैक्सीन दी, हमने आपको नमक दिया, हमने आपको घर दिया, हमने आपको टॉयलेट्स दिए। बीजेपी और कर क्या रही है? वो तो यही कह रही है कि भाई हमने आपको इतना सारा दे दिया, उसके बदले में आप हमें वोट दीजिए। तो ये जो एहसान वाली राजनीति, और जो मैंने कहा कि इस समय महिलाओं को सोचना है, और महिलाओं के अलावा पुरुषों को भी सोचना है कि भाई आप क्या पुरुष नहीं सोचेंगे कि आप हमारी महिलाओं को या हमारी घर की महिलाओं को क्या बीजेपी ने खरीद लिया है? क्या महिलाएं बीजेपी की बबौती बन गई हैं? क्या उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई है? क्या आपने 500 रुपए उनकी जेब में 1500 रुपए आपने उनकी जेब में डाले और अब उसके एवज में वो आप ही को वोट करेंगी? ये जो गलत फहमी बीजेपी को है, मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि ये जो गलत फहमी है, ये इनका एक सॉलिड आधार है इनकी राजनीति का, कि डराने की, धमकाने की, गुलाम वाली जो मानसिकता है, जो एक नजर आती है बिल्कुल साफ। तो आज ये जो मैंने कहा था कि अब महिलाओं को अपनी आंख खोलने की जरूरत है। महिलाओं के जो परिवार वाले हैं, चाहे वो उनके पुरुष हो, उनके जो पतिदेव हो, उनके भाई हो, उनके बहन हो, सब पूरे परिवार को अब कलेक्टिवली सोचना पड़ेगा कि भाई आपको इस एहसान को नकारना है कहीं से। आपको आकर कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई हमने ये दिया इसलिए आप हमको वोट दे। अरे भाई बीजेपी कौन होती है बोलने वाली? हमारा वोट मन नहीं है बीजेपी का वोट देने का, हम नहीं देंगे। लेकिन ये एहसान जताना, तो ये एक लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। आप किसी को डराकर धमकाकर आप वोट ले रहे हैं, या फिर आप उसको घूस देकर वोट ले रहे हैं, तो ये तो मानसिकता किसी लोकतंत्र की नहीं है। लेकिन मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी ये कहेंगे कि हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, यानी कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम ही है। लेकिन डेमोक्रेसी के अपवाद भी सबसे बड़े हम ही हैं। आप ये देख लीजिए, ये सारा जीता जागता एग्जाम्पल है। धनंजय महादिक तो आज उन्होंने बिल्कुल साफ वो प्रतिबिंब है जिस तरीके की राजनीति बीजेपी करती है। आज धनंजय महादिक उसका सिंबल है कि एहसान जताओ, डराओ, धमकाओ और एहसान के बदले वोट लो। ये आज उसका प्रतिबिंब है। और ये धनंजय महादिक ने तो बोल दिया। कुछ लोग बीजेपी में बड़े क्लेवर है, वो बोलेंगे भी नहीं, लेकिन वो चोला पहनेंगे लोकतंत्र का, वो चोला पहनेंगे महानता का, महापुरुष होने का चोला पहनेंगे। तो आज धनंजय महादिक के मुंह से जो निकला वो बीजेपी की ही सोच है एक तरीके से, और आज इस सोच का पर्दाफाश हुआ एक तरीके से। और ये बहुत अच्छा मोमेंट है सबको पहचानने का कि बीजेपी की असली राजनीति यही है। जी प्रेम जी। जी बिल्कुल, आप चिन्हित भी कर रही समस्याओं को और समझा भी रही हैं, बता भी रही हैं। एक प्रतिक्रिया है कि महिला क्या सोशल मीडिया कम देखते हैं, उनको पता नहीं है मोदी राज में महिला का साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है। शायद ये रीजन हो सकता है, महिला को जागृत करना चाहिए। तो ये अच्छी प्रतिक्रिया है एके जी की। हालांकि ये महिला क्या, पुरुष भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, और महिलाएं ही तो चिंता नहीं करती हैं, पुरुष भी चिंता करती हैं। लेकिन पुरुष वाला समाज है, मर्दाना समाज है, तो ऐसी बातों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। राठौर जी लिख रहे हैं, ब्रिजभूषण, चिन्मयानंद इत्यादि रैपिस्टों का समर्थन करने वाले महिला हितैषी कैसे हो सकते हैं? ये बात एक महत्वपूर्ण है कि आज तक जब जब महिलाओं को ऊपर प्रश्न आए, बातचीत हुई,
जैसे मैं अभी याद करूंगा, चुनाव का समय है, हेमंत सोरेन बोल रहे थे बेटी बेटी की बात करते हैं, और बेटी के साथ जब अत्याचार होता है, बिल्किस बानो के साथ में जब जुल्म हुआ, तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजा, और ये इस सरकार ने उसको छोड़ने का काम किया, चुनाव में उसका इस्तेमाल करने का काम किया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजा। तो हेमंत सोरेन ऐसे कई उदाहरण भी बताते हैं और कहते हैं ये बेटी बेटी जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, क्योंकि असल में झारखंड में क्या एक विवाद हो गया, बवाल हो गया कि नरेंद्र मोदी और हेमंत सोरेन, क्षमा कीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा, इन सब ने लगभग एक जैसी बातें कही कि वो लोग झारखंड की बेटियां ले गए, झारखंड की जमीन ले गए, और वो लोग को कभी ये घुसपैठिया बोलते हैं और वो लोग को कभी ये मुसलमान बोलते हैं। ये झारखंड के सम्मान के भी खिलाफ है, झारखंड के आदिवासियों की महिलाओं के भी खिलाफ है कि उनकी महिलाओं को कोई वो लोग जो है वो ले गए और यहाँ के आदिवासी समाज मुंह देखता रह गया। ये तो वहां के समाज के लिए भी गलत बात है। लेकिन ये बात जब पॉलिटिकल चर्चा में आया, विमर्श में आया, तो हेमंत सोरेन ने जवाब दिया कि बीजेपी तो हमेशा महिलाओं के मामले में जो महिला पर जुल्म करने वाले लोग हैं उनके ही साथ खड़े रहते हैं। आप ब्रिजभूषण शरण सिंह का भी उदाहरण ले सकते हैं, बाकी उनके बहुत सारे नेता जो अदालत के हस्तक्षेप के बाद ही आखिरकार इसमें आ पाए, न्यायिक प्रक्रिया में आ पाए। तो राजनीति में अगर सत्ताधारी दल कोई भी हो, ऐसा मैं नहीं कहता कि एक ही दल है, क्योंकि महिलाओं का शोषण तो हर वक्त में और हर समय सत्ताधारी दल के संरक्षण में हुआ है, लेकिन आज चूंकि बीजेपी सत्ता में है और 10 साल से है और उनके बड़े बड़े दावे हैं, तो हम क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि आप क्यों, जब महिला का सवाल आता है तो महिला पर जुल्म करने वाले के साथ आप क्यों खड़े हो जाते हैं, क्यों दिखते हैं। ये चाहे रेवंत रेड्डी का, क्षमा कीजिए, कर्नाटक वाले वो देवगौड़ा फैमिली का उदाहरण ले लीजिए, तो वहां भी वही हाल रहा है, उसको भी विदेश भगाया गया, उसको भी बचाया गया, पूरा एक स्कैंडल चला, वहां भी बीजेपी उनके साथ ही खड़ी दिखी, उनके लिए वोट मांगती ही दिखी। यही प्रश्न थोड़ा सा मैं समझाते हुए आया हूं अपने दर्शकों को कि ये प्रश्न, इस पर आपका टेक क्या है। जी नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और जो मानसिकता वाली बात है ये बिल्कुल सही है कि बीजेपी अगर चाहती तो वो अपनी छवि को सुधार भी सकती थी, लेकिन बीजेपी ने नहीं सुधारने की कोशिश की। लाख हम लोग चिल्लाते रह गए सोशल मीडिया पर कि भाई ब्रिजभूषण के खिलाफ एक्शन हो। क्या बीजेपी ने ब्रिजभूषण के खिलाफ एक्शन लिया? इतने सारे नमूने भरे हुए हैं, बीजेपी ने किसी के खिलाफ एक्शन लिया? नहीं लिया, और बाय चॉइस नहीं लिया, क्योंकि उसको करना ही नहीं था। उसको लोगों को ये दिखाना था कि भाई हम तो महिलाओं के साथ ऐसे ही बर्ताव करते हैं, हमारे जो लीडर्स हैं वो धनंजय महादिक जैसे ही होते हैं, जो महिलाओं को ये बताते हैं कि भाई आपने हमसे 1500 रुपए ले लिए, इसलिए अब आप हम ही को वोट देंगे। तो महिलाओं का सम्मान बीजेपी नहीं करती है, सम्मान करने का आडंबर करती है, पाखंड करती है बीजेपी महिलाओं के सम्मान के नाम पर। अब वो ये कहती है कि बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर किसी बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है तो वो बेचारी एफआईआर दर्ज कराने के लिए वो गांव-गांव भागती है, उसका एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं करती। अभी कल ही का नमूना आप देख लीजिए, कल परसों की खबर है, महिलाओं को कैसे ट्रीट कर रही है। यूपी की महिला आयोग किस तरीके का प्रपोजल पर काम कर रही है कि भाई महिलाएं अगर टेलर के पास जाएंगी तो मेल टेलर उनकी नाप नहीं लेगा। अरे भाई आप कौन होते हो, कौन बताने वाले? अगर महिला बाल कटवाने जाएगी तो कोई पुरुष उसका बाल नहीं काटेगा। यूपी की महिला आयोग कौन होती है बताने वाली? और ये जाहिर सी बात है कि ये यूपी महिला आयोग का तो प्रपोजल नहीं है, ये योगी आयोग का प्रपोजल है, जिसको कि महिला आयोग देने की कोशिश कर रही है। यानी कि जो लार्जर मैसेज में बताने की कोशिश कर रही हूं कि वो महिलाओं को फ्री नहीं देख सकते, महिलाओं को इस तरीके से ना छोड़ा जाए कि वो अपने राइट टू चॉइस की बात कर ले। महिलाएं अगर अपनी मर्जी से कुछ कर रही हैं तो बीजेपी उनको अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता देखना चाहती। और जो धनंजय महादिक ने कहा कि भाई हम फोटो खींच लेंगे, खबरदार अगर लाडली कांग्रेस की रैली में दिखी उसकी फोटो खींच लो। अरे भाई क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं धनंजय महादिक कि क्या महिला एक कमोडिटी है, वो कहीं जा नहीं सकती, अपनी मर्जी से अगर वो कांग्रेस की रैली में जाएगी तो उसने क्या अपराध कर दिया, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं।
ये जो मानसिकता है इसको बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट करना चाहिए। एक महिला पत्रकार होने के नाते मैं तो रिजेक्ट कर ही रही हूँ आउटराइटली और बिल्कुल कड़े शब्दों में, लेकिन मैं बाकी महिलाओं से भी कहूंगी कि प्लीज आप आगे आए और ऐसे लोगों की निंदा ही नहीं बल्कि कड़ी भत्सना करें, ताकि उनकी आगे जरूरत ना पड़े और उनको सॉरी बोलना पड़े। बीजेपी को विवश करिए कि बीजेपी महिलाओं के प्रति अपने अप्रोच को बदले। मुझे तो ये लगता है कि बीजेपी का कोई भी थिंक टैंक इस तरीके से नहीं सोच सकता है। और जो बातें आज हम कर रहे हैं, क्या ऐसी बातें बीजेपी के नेता नहीं कर सकते? आज जो नीलू व्यास और प्रेम कुमार जो बातचीत कर रहे हैं महिलाओं के बारे में, हमें आप चाहे लेफ्ट लिबरल बोलिए चाहे जो भी बोलिए, लेकिन हम तो महिलाओं के सम्मान के नजरिए से बात कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी इस तरीके की बात नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, लिबरल्स हैं, जो बाहर विदेश में पढ़े हुए नेता हैं, वो क्या बात नहीं कर सकते? लेकिन नहीं करते, क्योंकि उनकी विचारधारा उनको परमिट नहीं करती ऐसी बात करने की। इसीलिए सबके मुंह सिल जाते हैं, सबके मुंह में टेप लग जाता है, सब अपने मुंह पर ताला लगा के बैठ जाते हैं कि भाई ये तो पॉलिटिकली कन्वीनियंट है। तो ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस का मैटर है कि आप महिलाओं को अपमान करो, महिलाओं को गुलाम बनाओ, ये उनके लिए केवल और केवल पॉलिटिकल कन्वीनियंस है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से और इस दोनों चैनल पर जहां पर ये प्रोग्राम जा रहा है, मैं सभी महिलाओं से अपील करती हूँ कि प्लीज आप धनंजय महादिक जैसे जो लोग बीजेपी के अंदर हैं उनकी असलियत को पहचानिए, अपने हक को समझिए। कोई भी महिला गुलाम नहीं है। हमारा देश एक लोकतंत्र है, यहाँ पर कोई इस तरीके की गुलामी वाली भाषा आपसे अगर बात करे या आपको उस तरह से ट्रीट करे तो उसको कोई हक नहीं है, उसको बिल्कुल आउटराइटली उसको रिजेक्ट करना चाहिए। जी प्रेम जी। मैं एक बात और बताता हूँ कि महाराष्ट्र में ही हाल के दिनों में कांग्रेस के बल्कि इंडिया पक्ष के वो अरविंद सावंत का बयान एकनाथ शिंदे की पार्टी से हैं, आपने देखा होगा। वो हमारी एनसी शाइना जो हम सब पैनलिस्ट के तौर पर हम सबके बीच में रहती हैं, बहुत सम्मानित महिला हैं और उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हैं। बीजेपी छोड़कर वो गई हैं एकनाथ शिंदे के इससे लड़ने, और शायद अरविंद सावंत तो उद्धव ठाकरे वाली पार्टी से, इंडिया महाविकास अघाड़ी से। उन्होंने जो कहा था कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट माल नहीं आता है, इंपोर्ट माल, और ऐसे करके उन्होंने कहा, तो वो डबल मीनिंग सेंटेंस में आप काउंट कर सकते हैं। तो उसमें से सहूलियत के मुताबिक जो पॉलिटिकल सहूलियत आप बोल रहे हैं, तो वो सहूलियत के मुताबिक एनसी साइना ने कहा कि ये मेरा और महिलाओं का अपमान है, और उसको उन्होंने मुद्दा बनाया। पहले तो कोशिश की गई अरविंद सावंत और सबकी ओर से कि मेरे कहने का मतलब ये और मेरे कहने का मतलब वो, लेकिन चूंकि वो द्विअर्थी संवाद था, तो ऐसे में आखिरकार उनको माफी मांगनी पड़ी और उन्होंने माफी मांगी। तो इस तरह का दृष्टांत, इस तरह का उदाहरण क्या बीजेपी नहीं पेश कर सकती ऐसे मामलों में? हम देखते हैं प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में बेटी पढ़ाओ को पटाओ बोल देते हैं। अरे ठीक है, उस समय गलती हो सकती है, लेकिन इसकी माफी उस समय नहीं तो बाद में भी तो माफी मांगी जा सकती है कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से पढ़ाओ की जगह पटाओ निकल गया और आपने माफी नहीं मांगी, तो हमेशा कहा जाएगा कि आपने ये बात बोली। तो आपका खंडन तो आना चाहिए ना। तो वो खंडन करने में या उससे पीछे हटने में न प्रधानमंत्री एक जज्बा दिखाते हैं, न बीजेपी के बाकी नेता ये कोई जज्बा दिखाते हैं। इसके पीछे क्या मायने? बीजेपी खंडन करने में ये जो बदतमीजियां हैं, मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगी उन शब्दों का इस्तेमाल करने से, जो ये बदतमीजी है, इस किसी भी बदतमीजी का खंडन बीजेपी कभी नहीं करती है। और इसके एक नहीं कई उदाहरण है। आज हम उदाहरण लेकर एक एक करके बात करेंगे तो काफी समय निकल जाएगा, लेकिन एक नहीं कितने एग्जाम्पल्स हैं जहां पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। और आपने कभी आज तक प्रधानमंत्री को बोलते हुए सुना? मणिपुर की महिला, आप याद करिए, नग्न परेड जिस महिला का कराया गया था, प्रधानमंत्री विवश होकर आए क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि उस समय सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेने वाला है, इसलिए उन्होंने बोला, वरना वो नहीं बोलते। ये भी मैं आपको बात साफ कर दूं, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले रहा था, इस वजह से उनको बोलना पड़ा। और पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ था, इसलिए उनको बोलना पड़ा। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा किरकिरी हो जाएगी, और वो एक ग्लोबल इमेज बन गया था, इस वजह से वो बोले। वो एक छोटा सा एक वाक्या था जहां पर उन्होंने 20 सेकंड के लिए मुंह खोला था। उसके अलावा आप कोई एक इंसिडेंट याद करिए जहां पर उन्होंने एक भी शब्द किसी भी बलात्कारी
या किसी भी ऐसे दुर्दांत व्यक्ति के लिए बोला हो जिसने की बदतमीजी की हो किसी महिला से, या फिर महिलाओं के साथ सेक्सुअली, जिन लोगों ने महिलाओं को सेक्सुअली असॉल्ट किया उनके खिलाफ अगर उन्होंने कुछ भी बोला हो, कुछ भी नहीं बोला। और ये चुप्पी जानबूझकर साधी जाती है कि हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हमारी मानसिकता में है ही नहीं। तो ये पूरी बीजेपी का यही हाल है कि खंडन करना तो बहुत दूर की बात है, वो चाहते हैं कि हम खंडन ना करें और लोग हमारे इसके बारे में बात करें। क्योंकि आज हम ये बात कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, इस लिहाज से कर रहे हैं ताकि महिलाओं की आंख खुले। आज बहुत सारी महिलाएं, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन मेरी परिवार के अंदर कितनी महिलाएं हैं जो कहती है भाई नीलू, मोदी जी के खिलाफ कभी कुछ बोला मत करो। और हमारे परिवारों में दरार पड़ चुकी है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। मैं मोदी जी की आलोचना करती हूँ, मैं मोदी जी से कड़े सवाल पूछती हूँ, इसलिए मैं अपने बहुत सारे परिवार वालों के लिए बहुत खराब हूँ, क्योंकि मुझे और कोई चीज आती नहीं है। सवाल ये है कि जो अंधभक्ति है ना, अंधभक्ति की एक लिमिट होती है, और ये अंधी भक्ति से मुझे बहुत चिढ़ है, बहुत ही ज्यादा नफरत है इस अंधी भक्ति से कि आप जहां पर सवाल है वो पूछिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, आपको सवाल पूछने हैं। आपने जिस सत्ता के लिए वोट दिया है, आपने जिस सत्ता को आपने काबिज किया है, अगर वो सत्ता आपके लिए काम नहीं कर रही है तो आप भेड़ बकरी ना बनकर बल्कि सवाल पूछें कि भाई हमने तुमको वोट दिया था, तुमने मेरा ये काम क्यों नहीं किया। लेकिन आज की जनता क्या कर रही है, और बहुत सारी महिलाएं भी कर रही हैं। आज ये प्रोग्राम में उन्हीं महिलाओं को एड्रेस करते हुए कर रही हूँ कि भाई आप देखें कि आपको खरीद लिया गया है 1500 रुपए में। आज इस 1500 रुपए में कोई आपकी गरिमा, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका जो वुमनहुड है वो 1500 रुपए में तो नहीं खरीदा जा सकता ना, कि महिलाएं मुंह में टेप लगा लें और वो मोदी जी के खिलाफ बोले ना, मोदी की सरकार के बारे में कुछ ना बोले, या फिर जो ये व्यक्ति है जिसने आज महादेव, इसके खिलाफ कोई सवाल ना उठाए। आप जरूर पूछिए ये सवाल, आपने बीजेपी को वोट दिया है लेकिन बीजेपी ने आपको खरीदा तो नहीं है उसके एवज में। लेकिन बीजेपी आपको 10 साल से केवल यही एहसास करा रही है कि भाई मेरा खंडन मत करना, मुझे गलत मत साबित करना। अब हम आ गए आपके लिए भगवान के रूप में। प्रधानमंत्री तो कह ही चुके हैं कि भाई वो नॉन बायोलॉजिकल है, वो बायोलॉजिकल है ही नहीं। तो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को आप पूछते रहे, उनसे कोई सवाल ना पूछे, और खंडन की बात तो आपके दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए। तो आज यही इस प्रोग्राम के जरिए ये बताना जरूरी है कि आज धनंजय महादिक जैसे लोग जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज उन्होंने बीजेपी को ही एक्सपोज कर दिया है। भले प्रधानमंत्री कुछ ना बोले, लेकिन बीजेपी के अंदर ऐसे बहुत सारे स्तंभ खड़े हो गए जिन्होंने अपनी बेवकूफियों से जाहिर कर दिया है कि बीजेपी किस चीज के लिए स्टैंड करती है, और आज बीजेपी को ही बेनकाब कर रहे हैं ऐसे लोग। तो अब तो ये प्रधानमंत्री के ऊपर है, अगर ये उनकी चॉइस है, वो नहीं बोलेंगे तो वही गर्त में जाएंगे, उन्हीं का पतन होगा, उन्हीं की छवि पर बार बार सवाल खड़े किए जाएंगे। लेकिन ये महिलाओं को सोचना होगा, महिलाओं के जो परिवार वाले हैं उनको सोचना होगा कि भाई वोट देने का मतलब ये नहीं कि आपको किसी ने खरीद लिया है। आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, क्यों यूरोप अमेरिका जैसे भी बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, वो क्या करते हैं। आज अमेरिका जैसे देश ने आज कमला हैरिस को ही रिजेक्ट कर दिया। अब ये उनकी बेवकूफी है, उस पर अलग अलग राय हो सकती है। भाई मैं सोचती हूँ कि आज अमेरिका के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि एक महिला राष्ट्रपति बनाता, लेकिन अब किस तरीके की मानसिकता है वो तो झलकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वहां के लोग सवाल करते हैं, लेकिन यहाँ की जो पूरी जनता है उसको वो भेड़ चाल में पड़ गई है। यहाँ की जनता ने सवाल पूछने की ताकत वो खो बैठी है, उसको सवाल करना ही नहीं आता, क्योंकि मोदी भक्ति का जो चोला पूरी जनता को पहना दिया गया है, उनकी समझ में आता ही नहीं कि भाई आप सवाल भी कर सकते हैं। अरे मोदी जी से आपने ऐसा क्यों बोल दिया, मोदी जी से आप क्यों सवाल कर रहे हैं, वही तो इकलौता आदमी है जो काम कर रहा है। मुझे इस नैरेटिव से बड़ी नफरत है, और लोग सवाल नहीं कर रहे हैं, मुझे उससे भी परेशानी है। जी प्रेम जी। नीलू जी, आप जब चर्चा कर रही थी और एक बात याद दिला रही थी कि नरेंद्र मोदी जी ने संसद में मणिपुर के बारे में जो बोला, तो उसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरह से याद दिलाता हूँ। मणिपुर में बोला, इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा था अपोजिशन को। अपोजिशन ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, और अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है तो उसका समप जो है उस विषय पर प्रधानमंत्री को बोलकर करना होता है। प्रधानमंत्री सदन में आए, उन्होंने बोलना शुरू किया, इंतजार करता रहा ओपोजिशन, ये पूरा दुनिया जहान की बातें कहते रहे, सुनाते रहे, लेकिन मणिपुर पर नहीं बोल रहे थे। तब अपोजिशन ने बायकाट किया, और जब अपोजिशन बायकाट करने लगा तो उसको गलत ठहराने के लिए मणिपुर पर वो 20 सेकंड वाला कुछ जो बातें थी उन्होंने कही। ये मैं याद दिलाना चाहता हूं। अभी एक दिन पहले भी
आज अखबारों में एक खबर आई हुई है, महिला, मणिपुर की एक महिला के साथ बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है, और फिर उसको जिंदा जला दिया गया। बलात्कार के बाद जिंदा जला दिया गया। तो ये घटना अब भी हो रही है, 1.5 साल बाद भी हो रही है। तो इस पर भी खामोशी है, अब भी खामोशी है। वो डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन का क्या ये फायदा है, क्या नुकसान है, जनता समझ सकती है। हेमंत सोरेन का मैं जिक्र कर रहा था, फिर करता हूं। हेमंत सोरेन ने भी मणिपुर का उदाहरण दिया कि मणिपुर में जब आदिवासी को नंगा परेड किया जा रहा था, तो तब भी ये नरेंद्र मोदी जी चुप थे। उस समय आदिवासियों की चिंता नहीं हो रही थी। उस समय आदिवासी बेटी कहाँ थे, ये सवाल उठा रहे हैं, ये हेमंत सोरेन उठा रहे हैं। तो इस तरीके से सवाल बड़ा है, ये उठना भी चाहिए, उठ भी रहे हैं। एक आखिरी कमेंट आपसे मैं लेना चाहता हूं नीलू जी, कि क्या चुनाव के बाद, चुनाव के समय ही जानबूझ करके ये चीजें उठाई जाती हैं? क्या उनको महिलाओं के वोट बिदकने का डर नहीं लगता? सबको अपने वोट बैंक की चिंता होती, महिलाओं का वोट बैंक क्यों नहीं इससे माने गुस्से में आता है? जी नहीं, महिलाओं को देखिए, गांव में महिलाओं को ये बार बार समझाया जाता है कि अब मैं तो कितनी महिलाओं में जब ऑन फील्ड रिपोर्ट जब रिपोर्टिंग करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वहां पर मोदी भक्ति तो इस तरीके से है कि महिलाएं बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए तैयार नहीं है बीजेपी को। ये भी बात है, और इसीलिए है क्योंकि थोड़ा तो इलिटरेसी लेवल है, बाकी परिवार का प्रेशर है। मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे परिवारों में प्रेशर होता है कि नहीं भाई, आप किसको और वोट देंगे, देखिए आपके घर में राशन आ रहा है, आपके घर में टॉयलेट बन गया है, आपको मकान दिया गया है। तो ये जो प्रेशर डालकर और एहसान वाली जो बात है, ये कहीं ना कहीं आज विवश करती है बहुत सारी महिलाओं को। अरे छोड़ दो, कुछ हमारे पैसे आ रहे हैं जेब में। लेकिन महिलाओं को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि ये एहसान से काम नहीं चलेगा। आप कितने दिन 1500 रुपए आप लेकर ये सरकार चल पाएगी? 1500 दे देकर आप क्या इसी तरीके से वोट खरीदते रहेंगे? आप किसी बदलाव की कभी डिमांड ही नहीं करेंगे। ये तो महिलाओं को सोचना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि महिलाओं का वोट बैंक एक इंटैक्ट रखने की स्ट्रैटेजी है बीजेपी की। लगातार ये जो लाडली बहन योजना और लाड़की बहन योजना जो महाराष्ट्र में और हर राज्य में उन्होंने किया, उन्होंने देख लिया है कि शिवराज चौहान ने उनको एक टेम्पलेट बना के दे दिया, और वो अब सक्सेसफुल हो सकता है हर राज्य में, तो वो हर राज्य में कर रहे हैं। उसी चीज को कांग्रेस भी कॉपी कर रही है। आपने देखा कि वो 1500 करेगी तो कांग्रेस 3000 करेगी, कांग्रेस ने और ज्यादा किया। उनको भी समझ में आया, और ये हर पार्टी का प्रेरोगेटिव है कि भाई अपने वोट बैंक को समझे, वरना उसकी राजनीति कैसे चलेगी। तो सवाल ये है कि बदलाव की जो एक भूख होती है वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए, कि आपको बदलना है। स्टेटस कोइस्ट एटीट्यूड लेकर आप लोकतंत्र में नहीं चल सकते। आखिर बदला ना, अमेरिका ने भी बदल दिया। अमेरिका ने 5 साल जो एक डेमोक्रेटिक रूल चल रहा था, उसको अब हटा के अब रिपब्लिकन्स का रूल लेकर आए। तो ये जो चेंज वाली जो बात है, ये समझनी चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। भाई 10 साल आपने बीजेपी को दिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई मेरे कहने से आप जाके बीजेपी को वोट मत दीजिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। लेकिन अपने दिमाग से सद्बुद्धि का इस्तेमाल करिए और फिर सोचिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या बदलाव वाकई में जरूरी है। और बदलाव इसलिए कि आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए कौन सी पार्टी ज्यादा सही है। क्या आज हम अपने बच्चों को जो आज माहौल दे रहे हैं, क्या हमने वो माहौल देखा था जब हम छोटे थे? मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मैंने जो बचपन जिया था, आज क्या वो मेरे बच्चे वो बचपन जी रहे हैं? नहीं। और मुझे इस बात का मलाल होता है कि मैं अपने बच्चों को वो बचपना नहीं दे पा रही हूँ जो मैंने जिया था, जो एक सिंपल लाइफ का, जो हमारी माँ या हमारे दादी दादा हमें बताते थे। आज वो हमारे बच्चे उस सुख को नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें तो सोसाइटी की चेंज होती हैं विद टेक्नोलॉजी, विद सोशल मूवमेंट्स। लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें ये सोचना पड़ेगा ना कि भाई आप एक गंदी सोच, नफरत वाली सोच, बांटने वाली सोच, उस सोच से तो समाज नहीं चलेगा। 5 साल क्या, 5 दिन नहीं चलेगा। और यही वजह है कि बार बार आजकल जो बटोगे और कटोगे का जो नारा लगाते हैं, तो उसका क्या हो रहा है? वो सब लोग उसको रिबफ कर रहे हैं, सब उसको कह रहे हैं कि भाई कितने दिन आप बटोगे कटोगे करोगे। और अब बोरियत भी होने लगी है। बीजेपी को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब लोग बोर हो गए हैं कि जब बटोगे कटोगे। अब कल कितनी आलोचना हुई जब मोदी जी ने परसों कहा कि एक है तो सेफ है, तो उसमें कोई नई बात थी?
कटोगे बटोगे का ऐसा लग रहा था कि पर्यायवाची हम सुन रहे हैं कि एक है तो सेफ है, और उसको सब पॉलिटिकल पार्टीज ने रिजेक्ट भी किया। महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है, महाराष्ट्र की जनता को तो समझ में आ ही रहा है ना कि भाई जो पार्टी शिवसेना को तोड़ चुकी है, आज वही पार्टी बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट डाल रही है। तो इससे बड़ी पाखंडी पार्टी कौन सी होगी? तो कम से कम आईना दिखाकर और लोगों को समझना चाहिए कि असलियत क्या है। मेरा तो बस यही मानना है प्रेम जी। जी तो हमारे दर्शक सुझाव दे रहे हैं कि महिला विषयक चर्चा जो है हर संडे नीलू जी के साथ की जाए, ऐसा सुझाव दे रहे हैं। और एक राठौर जी लिख रहे थे, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दर्शकों की ओर से, और हमें लगता है कि महत्वपूर्ण विषयों पर हम बात करते रहेंगे, हमें बातचीत करनी चाहिए और झकझोरना चाहिए समाज को, बल्कि जितना ज़्यादा हम सोचने के लिए बाध्य करेंगे उतना ज़्यादा हमारी बातचीत जो है उसको सफल माना जाएगा। और मीडिया का यही काम होता है, हम भी वही काम कर रहे हैं। आप तमाम दर्शकों का एक बार आग्रह भी कि जनगण मन 24/7 नीलू जी जब आती हैं तो हम अपने दर्शकों से आग्रह करते हैं कि जरूर आप उनके भी लाइव में जाया कीजिए। और प्रणाम इंडिया में आप आते ही हैं तो हम सबसे आग्रह करते हैं कि इस ज्वाइंट वेंचर को भी और इंडिविजुअल वेंचर को भी इसी तरीके से आप सहयोग करते रहें। हम स्वतंत्र आवाज़ को मजबूत करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं, आपकी आवाज़ बनना चाहते हैं, यही हमारा मकसद है। तो आज की चर्चा को यहीं पर विराम देने का वक्त। आप भी अंतिम अपील जो एक प्लेटफॉर्म के लास्ट प्रोग्राम में किया जाता है, नीलू जी आप भी करें। हाँ नहीं, और बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी, आपने बताया कि बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं और बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आई हैं, तो उससे सबका मनोबल बढ़ता है। और आपने जो कहा कि महिला सेंट्रिक बातचीत होनी चाहिए, महिला सेंट्रिक बातचीत भी हम करेंगे, और उसके अलावा तमाम मुद्दों पर जहां पर वाकई में आप सोचने के लिए विवश हो जाएं कि जो चीज आपको परोसी जा रही है क्या वो सही है। मेरा बस इतनी गुजारिश है कि कम से कम आप अपनी आत्मा से पूछे, जब आप रात को लेटे तो लेटते वक्त ये सोचे कि नीलू व्यास और प्रेम जी जो बात कह रहे थे उसमें कुछ तो दम है। अगर एक व्यूअर भी इस चीज को सोच लेगा, या समाज का एक व्यक्ति भी अगर इस चीज को सोचकर किसी एक बदलाव की ओर आगे बढ़ेगा, तो हमें लगेगा कि ये जो हमारा जो साझा जो वेंचर है और हम जो भी बोल रहे हैं और सुबह से शाम तक हम जो बोलते हैं उसमें थोड़ी सफलता हमें जरूर मिलेगी और समाज भी बेहतर होगा। जी शुक्रिया। तो हम दोनों को दीजिए इजाजत। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू।